कल जो मैंने पहला लेक्चर जो हमारा था कल का, आज नेक्स्ट लेक्चर है सेकंड लेक्चर, मगर उससे पहले कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको कहा था ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, फिर मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फिर मैंने आपको कहा था ये कि हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एलिफैटिक, दूसरे को एरोमेटिक, ये भी मैंने कल कहा था। अभी तो वो आगे चलेगा, फिर वो बात की बात है, मगर यहाँ पे फिर उसके बाद हमने कहा था ओपन चेन, क्लोज्ड चेन, फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारा कुछ बताना है। फिर वहां से क्लोज्ड चेन या साइक्लिक, फिर उसमें भी हमने देखा था दो है, सैचुरेटेड साइक्लो अल्केन्स, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन। फिर एरोमेटिक में ये एरीन्स, बेंजोनॉइड्स और नॉन बेंजोनॉइड्स। फिर उसके बाद मैंने कहा था आपसे ये कि कार्बन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, फिर मैंने 10 एलिमेंटों का आपको बताया था एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद मैंने कहा था ये कि जब हम एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने कहा था आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने रहते हैं, जैसे कि के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आते हैं, एल में 8, एम में 18, इसी तरह सो ऑन। फिर वहां पे हमने एंड किया था, हम पहुंच गए थे यहां तक भी कि जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के बराबर। और फिर मैंने ये भी कहा था जो कैटायोनिक और एनायोनिक स्पीशीज होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहता है, मगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैटायोनों में रिसीड होते हैं और एनायोनों में इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड होते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया था, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पेक्टिव शेल्स, ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया था ये कि कल मैंने आपको बताया था यहां पे ये जो के शेल है, के में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है कि नहीं है। जो हमारे पास अब ये है कि क्या कहते हैं इनको हम, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद हीलियम है, फिर इसके बाद लिथियम है, फिर इसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो हमें पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जी इसका 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, बोरान का 4 है, ये बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियॉन का 10 है, ठीक। फिर उसके बाद हम यहां पे जाएंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, अगर हम जाएंगे के शेल और एल शेल जो है, के और एल जो है, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं है। तो अगर इसके के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1, सो इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये जो अपना डुप्लेट है वो कंप्लीट कर पाए। फिर उसके बाद अगर हम हीलियम की ओर जाते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें जो पहले शेल में जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में, क्योंकि के में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से कम आ सकते हैं, मगर इसका जो है ये जो इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ना इसको कोई न ये कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना कोई ये लेगा, ठीक है कि नहीं है, दे आर इनर्ट इन नेचर। फिर उसके बाद अगर लिथियम में जाएंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मैंने पहले कहा कि के में कितने आने चाहिए, 2, फिर जो बच जाएंगे वो किस शेल में जाएंगे, नेक्स्ट शेल, ठीक है ना। नेक्स्ट शेल कौन आता है के शेल के बाद, एल शेल, तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, आ गए ना 3। इसी तरह बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है,
तो इसका मतलब है के में कितने मैक्सिमम आएंगे, 2, बचे कितने 2, वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे एल शेल में, ठीक है ना। और इस एल शेल को यहां पे कहेंगे वैलोनस शेल, वैलोनस शेल या आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल वो होता है जो बाहर वाला शेल होता है किसी भी एटम का, उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं या वैलोनस शेल कहते हैं। फिर इसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो कितने आएंगे इसमें, 2, और बाकी किसमें जाएंगे, इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर इसके बाद कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो के में कितने आएंगे, 2, और एल में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 है, 2 इसमें आएंगे और 5 किसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 और 6, ठीक है ना। फिर इसी तरह फ्लोरीन, इसमें कितने हैं, 2 और 7, ठीक है कि नहीं है। फिर इसी तरह नियॉन जो आपका है, तो उसमें कितने आएंगे, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, तो इसमें कितने आएंगे, 2 और 8 किसमें ना। इसको कोई, इसका के भी फील्ड है और इसका एल भी फील्ड है, ठीक है ना। इसका आउटर मोस्ट शेल भी फील्ड है और इसका के शेल भी फील्ड है। इसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ये देगा किसी को, तो ये स्टेबल नेचर है। मगर और अगर हम इसमें हमने देखा, एक तो जो हीलियम हमारा है वो भी स्टेबल है, और जो हमारा जो नियॉन है ये भी हमारा स्टेबल है। अब बच गए बाकी, ठीक है कि नहीं है। मगर हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, तो इसमें हमें जाना है हाइड्रोजन और कार्बन की ओर, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डिफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डिफिशिएंट ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट इज डुप्लेट। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह कार्बन जो है, कार्बन में अगर हम देखेंगे, अब कार्बन हमें देखना है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें अगर हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया कितने प्रोटॉन है इसमें। अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी किसमें बच गए, एल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल में कितने आने चाहिए, 8। इसका ऑक्टेट के लिए कितने कम है, 4 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये टेट्रावैलेंट नेचर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सो यहां पे कार्बन और जो हाइड्रोजन है हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो के में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये डुप्लेट कंप्लीट कर पाए, के शेल इसका फिल हो जाए। इसी तरह कार्बन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मींस कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पेक्टिव शेल्स, के में बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि यह अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, शाबाश, वेरी गुड। अब इसके बाद हम, ये तो हमने अब जाना कि हाइड्रोजन को डिफिशिएंसी है 1 इलेक्ट्रॉन की और कार्बन को डिफिशिएंसी है 4 इलेक्ट्रॉनों की, तो उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहां पे मैं आपको यह भी कहूंगा, जो हमारा जो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन में अगर हम अभी हमने देखा के और एल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है, यही इसका वैलेंस शेल है, इसी को ऑप्टिकल शेल भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो यही इसका जो आउटर मोस्ट शेल भी है, सारा कुछ यही है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन, जी.एन. लिविस एक केमिस्ट आ गया, उसने ये दिखाया डॉट से, किससे दिखाया, डॉट से। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किससे दिखाया, डॉट या क्रॉस से, ठीक है ना। कोई इस तरह भी आपको दिखा सकता है या इलेक्ट्रॉन हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, के में 2 है, एल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो के शेल है, इनर मोस्ट शेल है, ये फील्ड है, इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे पास अब ये है एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये हम अकॉर्डिंग टू जी.एन. लिविस ये इस तरह दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये लिविस, इनको हम लिविस डॉट्स भी कहते हैं। ये जी.एन. लिविस था जिसने बॉन्डिंग में बहुत रोल अपना प्ले किया, तो इसको जो है लिविस जो है लिविस डॉट्स, इनको हम कहते हैं यहां पे
ये जो है ये लुईस डॉट्स है, तो इससे हमें पता चलता है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हम क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। नॉट नेसेसरी डॉट, हम क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब हमें यहां पर जो हमें हाइड्रोकार्बनों की शुरुआत करनी है, उससे पहले कि हमें पता है कि हाइड्रोजन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको सब समझ आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अब यहां पे मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसको मैं कहूंगा नेसेंट हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। वही इसका वैलेंस शेल भी है, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें बनाना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है कि नहीं। अगर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 2 हाइड्रोजन हमें लेने हैं, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे आपस में, ये शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मतलब हो गया ये आपस में बांटेंगे इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है कि नहीं है। जिस तरह अगर हम 2 दोस्त गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या किया, अगर 10 रुपया हमारा चढ़ गया किराया, 5 रुपया उसने दे दिया, 5 रुपया इसने दे दिया, तो ये शेयर है। या किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, तो वहां पे फॉर एग्जांपल 500 रुपया बिल आ गया, तो 250 एक मेरे दोस्त ने दिया, 250 मैंने दिया, इसको शेयरिंग कहेंगे। और वहां पे शेयरिंग किसकी होती है, पैसे की, ठीक है ना। यहां पे शेयरिंग किस चीज की है, इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है ना। तो जब शेयरिंग होती है, इसको भी आ गया एक इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट आ गया, इसको भी आ गया डुप्लेट, ठीक है कि नहीं है। इस बॉन्ड को हम बेटा कहते हैं, जहां पे शेयरिंग होती है, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे शेयरिंग, where sharing of electron takes place, when sharing of electron takes place, when sharing of electron takes place, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, when sharing of electrons, sharing of electron takes place, covalent bond is formed, covalent bond is formed, covalent bond is formed, ठीक है कि नहीं है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पेयर, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा, वो किससे हम, मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात आती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हम दिखा सकते हैं इस तरह। ये जो है ना, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरह, इसको हम दिखाते हैं बोल्ड लाइन से। किससे दिखाते हैं, बोल्ड लाइन, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे एक लाइन का मतलब क्या है, एक बोल्ड लाइन का वन कोवेलेंट बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, 1 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 1 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, 1 कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जहां पे शेयरिंग होगी फॉर एग्जांपल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की, इस तरह, अगर 2 पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन, जहां पे 2, वो बनाएंगे डबल बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। जहां पे शेयरिंग होगी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की, जहां पे 3 जोड़े होंगे, शेयर करेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। उसको क्या हम कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर आपसे अब कोई कहेगा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, वो 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की ये शेयरिंग हो जाएगी, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। जहां पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब है जहां पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जहां पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा।
जहां पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयर करेंगे, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां से वहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और इसमें आपको यह भी थोड़ा याद रखना है, जहां पे सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जहां पे सिर्फ ये जो मैंने लिखा अभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम बेटा कहते हैं सिग्मा बॉन्ड भी। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इस तरह हम दिखाते हैं, सिग्मा मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है कि नहीं है। जहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे शेयरिंग के लिए, और वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है कि नहीं है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, वहां पे 2 टाइप्स के बॉन्ड बनेंगे। एक बनेगा, एक इसमें है सिग्मा और एक इसमें है पाई बॉन्ड, ठीक है कि नहीं। एक इसमें है कौन बॉन्ड, सिग्मा, और एक क्या है इसमें, पाई बॉन्ड। सिग्मा मैंने आपको बताया, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और पाई जो है वो वीक बॉन्ड है। पाई क्या है, वो वीक बॉन्ड है। जहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड में हमेशा ये होता है, जब सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, वहां पे कौन सा बॉन्ड फिर बनेगा, वीक बॉन्ड भी, जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है ना। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड 2 होते हैं और सिग्मा बॉन्ड 1 होता है। इसमें होता है 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है कि नहीं है। और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड है। अगर आपसे कोई कहेगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, 1 बॉन्ड। और कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कितने सिग्मा बॉन्ड इसमें है, 1 सिग्मा बॉन्ड। जहां पे सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसमें होता है ये उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और उसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मगर जहां पे डबल बॉन्ड होता है, वहां पे 1 सिग्मा 1 पाई होता है। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां पे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। वीक मतलब ये डिलोकलाइज्ड बॉन्ड है, ये लोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं है, ये डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइजेशन मींस यहां पे ये थोड़ी बहुत मोशन में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है कि नहीं है, उसको हम कहते हैं डिलोकलाइजेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा है अच्छे से, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा बहुत मैं sp3 का भी कंसेप्ट दूंगा, मगर पहले मैं थोड़ा जाऊंगा इसमें, ये आपको थोड़ा याद रखना है यहां पे, फिलहाल वो भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अब जो हमारे सामने आ रहे हैं ये जो शेल्स है, जो मैंने कल आपको कहा, के शेल है, एल शेल है, ठीक है ना, एम शेल है, एन शेल है, ठीक है ना। ये जो शेल्स है, शेल जो है, इनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं शेल्स भी। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आगे चलकर आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी उसमें मैं बताऊंगा क्वांटम नंबर्स में ये सारा कुछ, मगर यहां पे थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा शेल्स, या इनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ये जो शेल्स है, ये भी डिवाइड हुए हैं, ये बने हुए सब शेलों के। किनके बने हुए हैं, सब शेल्स या सब ऑर्बिट, यानी शेल्स बने हैं फिर किसके, सब शेल या ऑर्बिट। फिर उसके बाद ये भी फर्दर बने हैं किसके, ऑर्बिटलों के। किसके बने हुए हैं, ऑर्बिटलों के। मैं इस तरह आपको समझाऊंगा, ये मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। अगर हमारी एक कंट्री होती है, ठीक है ना, ये कंट्री मानिए आप शेल है, ठीक है कि नहीं है, और जो इसकी स्टेट्स होती है, क्योंकि जो इसकी स्टेट्स होती है मतलब बहुत सारे स्टेट्स है, तो उनको आप समझिए सब शेल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। और उन स्टेटों में आप टाउन्स देखते हैं, बहुत सारे टाउन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उनको आप कहिए ऑर्बिटल्स, क्या कहिए, उनको कहिए आप ऑर्बिटल्स। और जो उन टाउनों में लोग रहते हैं उनको आप मानिए इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या मानिए आप, इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही कि ना। मैंने कहा ये कि आप शेलों को एक देश मानिए,
और उस देश, वो जो देश है वो बना हुआ है बहुत सारे रियासतों का, उनको आप सब शल मानिए। और जो वो रियासतें हैं वो बने हुए हैं कस्बों के, बहुत सारे कस्बे हैं, उनको आप क्या मानिए, शाबाश, उनको आप मानिए, उनको आप ऑर्बिटल्स मानिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो वहां पे टाउन में लोग रहते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉन मानिए, ठीक है कि नहीं है। अब मैं यहां पे इस तरह आपको बताऊंगा। कल मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स फॉर्मूला के में अकोमोडेट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में अकोमोडेट होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम अकोमोडेट करता है 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन अकोमोडेट करता है 32 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद इसी तरह 50, ठीक है ना, सो ऑन, है ना। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतने शेल्स भी बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहां पे मैं आपको कहूंगा, अगर हमारे पास के शेल है या एल, के शेल हमारा कौन सा शेल है, ये फर्स्ट शेल है। ये कौन सा शेल है, ये पहला शेल है। अगर हमारा एल शेल है, ये कौन सा है, ये दूसरा शेल है, ठीक है ना। हमारे पास एम शेल है, ये कौन सा शेल है, ये थर्ड शेल है। हमारे पास एन शेल है, ये कौन सा शेल है, फोर्थ शेल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। अगर आपसे कोई भी कहेगा थर्ड शेल कौन है, तो आप कहोगे एम शेल है। आपको कोई कहेगा के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 मैक्सिमम, मिनिमम 1 0। इसी तरह एल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से कम आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। फिर एम में 18, ठीक है ना। अब ये जो के बेटा है, ये के शेल जो है ये डिवाइड हुआ है सब शेल में। ये बना हुआ है किसका, एस की, एस का, किसका बना हुआ है, एस का। और जो ये एल है ये बना हुआ है एस पी का, ठीक है कि नहीं है। और ये जो एम है ये बना हुआ है एस पी डी का, ठीक है कि नहीं है। और ये एन जो है ये बना हुआ है एस पी डी और एफ। हालांकि ये उसी समय मैं बताऊंगा जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उस टाइम में बताऊंगा। एफ का मतलब शार्प है, पी का मतलब प्रिंसिपल है, एफ का मतलब फंडामेंटल है, डी का मतलब डिफ्यूज्ड है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद यहां पे मैं, मेरे कहने का मतलब ये तो सब शेल है, ठीक है ना। जितना के कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल, इसमें कितने सब शेल है, 1। जितना शेल नंबर उतने सब शेल। एल का क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन क्या है, 2 इसमें है। इसमें कितने सब शेल्स हैं, 2। एम में एन का वैल्यू क्या है, 3। इसमें कितने सब शेल्स है, 3। एन का वैल्यू 4 है, इसमें कितने सब शेल्स है। इसी तरह अगर 5वां आएगा उसमें क्या आएगा, फिर एस पी डी एफ जी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहां पे मुझे ज्यादा नहीं इस पे डिस्कशन करना है, थोड़ा बहुत sp3 का कंसेप्ट आएगा, sp2 वो वहीं पे पढ़ना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिपिन क्वांटम नंबर, वहीं पे वहां पे फिर अब्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, वो सारा कुछ उसी में है। फिलहाल मैं यहां पे थोड़ा बहुत ये कह रहा हूं। अब ये आप बेटा याद रखिए, एस में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, एस हमेशा अकोमोडेट करता है, ये भी याद। एस की शक्ल होती है स्फेरिकल, वहीं पे बताऊंगा मैं। पी की शेप होती है डम्बल, डी की शेप होती है डबल डम्बल, एफ की शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है कि नहीं है। अब एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो आपको याद रखना है एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मैक्सिमम आएंगे, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, 6। डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। एफ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब ये जो है, अब मैं थोड़ा बहुत इस कॉन्फ़िगरेशन की, मैंने आपसे कहा कि देश मतलब शेल, फिर उसके बाद सब शेल, रियासतें जो मैंने बताई, फिर उसके बाद ऑर्बिटल, ठीक है ना। ऑर्बिटल का मतलब है अगर इसका एक ही ऑर्बिटल है एस का, मगर जो ये पी है इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, इसमें 3 है, पी एक्स पी वाई पी जेड, इसमें 3। डी में कितने हैं, 5 है। बात समझ में आ रही है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह एफ में कितने हैं, इसमें 7 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर उनमें है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब कितनी प्रोबेबिलिटी किसमें है, पी में कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनों की, एस में कितनी प्रोबेबिलिटी है, डी में कितनी प्रोबेबिलिटी है, एफ में, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो पी में कितने आएंगे 6, तो हो गए ना 2 और 6 कितने हो गए 8। के शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, तो एस में कितने आ गए 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आते हैं 8, तो ये कितने आएंगे 2 और 6 कितने हो गए 8। एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18, तो ये आ गए 2, 6 और 10, आ गए ना टोटल 18। फिर इसके बाद एन में कितने आते हैं 32, वो आएंगे 2। पी में कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10, एफ में कितने आते हैं 14, आ गए 32। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एस में 2 आ गए। एल शेल में कितने आ गए 8, तो एस में कितने जाएंगे 2, बाकी कितने बच गए 6, वो किस में जाएंगे, पी में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह डी, इसमें 18 है, एस में 2, पी में 6 और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। डी अकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉनों को करता है 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक बेटा, अब ये हम देखेंगे थोड़ा बहुत। अगर ये एस है, जो मैंने अभी कहा एस है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? ठीक है ना? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ रही कि नहीं? डी में कितने आते हैं ऑर्बिटल 5, अभी मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, इसमें भी कितने कितने आएंगे 2 2 2 2, ठीक है ना? तो ये आ गया इस तरह, ठीक है ना? इसी तरह एफ में कितने आते हैं, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में ये, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, इसमें कितने आएंगे, अगर इसमें 5 आएंगे, इसमें कितने आएंगे 7, तो कितने आएंगे टोटल 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये उसी टाइम बोलेंगे, ये आप देख रहे हो कि एक मैंने ऊपर रखा, नीचे ये स्पिन्स होते हैं, ये आगे चल के बताएंगे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? अब यहां पे अब आपसे कोई भी पूछेगा, यहां पे अगर आपके पास ये जो है एलिमेंट्स जो है, उन एलिमेंटों में अगर हम देखेंगे, ये जो कल हमने कहा कि एलिमेंटों के बारे में, तो मैं यहां पे एब्रिविएशन ही बताऊंगा। अब हाइड्रोजन पहले था, फिर उसके बाद हीलियम था, फिर क्या था लिथियम था, फिर बेरिलियम था, फिर बोरान था, फिर कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था और नियॉन था। ठीक, इसका जी क्या था, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियॉन का 10। इसी तरह सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, ठीक है ना? इसी तरह फास्फोरस का 15, ठीक है ना? सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ठीक है ना? इसी तरह आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, ठीक है ना? वेनेडियम का 22, ठीक है ना? अब यहां पे आपको अब के और एल शेल का कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, के और एल, ठीक है ना? यहां पे तो मुझे बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1, इसमें कितने, जो मैंने अभी कहा 2, इसमें कितने आएंगे 2 और 1, इसमें कितने आएंगे 2 और 2, इसमें 2 3, इसमें जो कार्बन हमारा है 2 और 4, यहां पे 2 और 5, ऑक्सीजन 2 और 6, फ्लोरीन 2 और 7, नियॉन 2 और 8, ठीक है कि नहीं है? और हमें क्या, अब हम इस तरह देखेंगे, यही के और एल शेल अगर मैं लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे लूंगा हाइड्रोजन, इसका के शेल है ना, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? ये कौन सा शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ एस का, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, फर्स्ट शेल, इसमें कौन सा सब शेल है एस, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें है के में, हाइड्रोजन में 1, तो आ गया 1s1, ठीक बेटा कि नहीं? अगर आपको कोई कहेगा 1s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन का, कहेगा कैसे?
आप कहना 1 का मतलब हो गया पहला शेल है, ठीक है ना बेटा। s का मतलब है ये किसका बना हुआ, ओनली एक सब शेल का s। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं 2, मगर इसमें कितने हैं हाइड्रोजन में 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s1। तो इसका मतलब इसको कितनी डेफिशिएंसी है 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको क्या बनाना है 1s2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसके बाद अगर हीलियम की ओर आएंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 2 है, ठीक है ना। ये कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है। ये किसका बना हुआ है सब शेल का, s सब शेल का। तो क्या आएगा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या आएगा 1s2। न ये देगा किसी को इलेक्ट्रॉन, न ये लेगा, ये बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, तो ये स्टेबल है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2। अब अगर आपसे कोई पूछेगा 1s2 का मतलब क्या है, आप कहोगे 1 का मतलब हो गया पहला शेल है, इसका इलेक्ट्रॉन k शेल में है, तो s में कितने आते हैं 2 आते हैं, तो 1s2। अब इसके बाद बेटा आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 3, तो इसका इस k में कितने पहुंचेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा l में, ठीक है ना। और ये k किसका बना हुआ है s का, l किसका बना हुआ है s और p का, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मुझे बताइए ये कौन सा शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये कौन सा शेल है, ये सेकंड शेल है, ठीक है ना। अब पहले हम फिल करेंगे 1s को, तो क्या आएगा 1 पहला शेल 1s, s में मैक्सिमम कितने आएंगे, इसमें है ना 2, तो वो आएगा 1s2। फिर नेक्स्ट किस में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा इसमें। अगर इसमें 2 जाएंगे, इसमें क्या जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्या आएगा फिर 2s1। 2 का मतलब हो गया दूसरा शेल स्टार्ट हो रहा है, s में कितने आते हैं 2, मगर यहां पे इसके पास कितने हैं 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब इसी तरह बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 4 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन k और l, इसमें कितने आएंगे 2 और 2, ठीक है ना। तो ये किसका बना हुआ है s का, ये किसका बना हुआ है s और p का, ठीक है ना। s में कितने आएंगे 2, और बाकी किसमें जाएंगे, ये जाएंगे इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1 पहला शेल, s में कितने आएंगे 2, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा शेल, ये दूसरा है ये फर्स्ट है, तो वो क्या आएगा 2s, s में कितने मैक्सिमम आते हैं 2, तो आ गया 1s2 2s2, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है बोरान, ठीक है ना। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 5, तो क्या आएगा यहाँ पे k और l, कितने आएंगे k में 2, बाकी किसमें जाएंगे 3 इसमें। तो ये किसका बना हुआ है s का, ये किसका बना हुआ है s और p का, ठीक है कि नहीं है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, s में कितने आएंगे यहाँ पे 3 है, 2 मैक्सिमम 2, बाकी कितने बच गए इसमें p1, ठीक है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, क्या आएगा 1s2, ठीक है ना। फिर दूसरा आएगा, तो इसका मतलब है 2s2, ठीक है ना, मगर ये अभी दूसरा ही चल रहा है, क्योंकि p दूसरे शेल का ही है सब शेल, तो वो क्या आएगा 2p1, आ गए ना 4 5, ठीक है कि नहीं है। बात समझ में। इसी तरह अगर हम जाएंगे अब बोरान के बाद किसकी ओर जाएंगे, कार्बन की ओर। अब कार्बन की ओर जब हम जाएंगे बेटा, कार्बन में हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, क्योंकि मेन रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है ना। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे बेटा अब इसके बाद कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो ये क्या आएगा k और l, ठीक है ना। तो क्या आएगा k में कितने जाएंगे 2, बाकी कितने बच गए 4, ठीक है ना। ये किसका बना हुआ है s का, ये किसका बना हुआ है sp का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये कौन सा शेल है फर्स्ट, ये कौन सा शेल है सेकंड शेल। तो किस तरह इसका EC आएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s, s में कितने आते हैं मैक्सिमम 2, 1s2। अब कौन सा शेल आ रहा है इसके बाद दूसरा, तो क्या आएगा इसमें 2 आ गए, इसमें 2, s में 2 ही आएंगे, बाकी बच गए वो 3 में जाएंगे, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p2। इसको भी और ब्रेक डाउन करना है, फिलहाल इस तरह है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। इस तरह फिर कार्बन के बाद कौन आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, ठीक है ना।
तो क्या आएगा यहाँ पे K और L, ठीक है ना, वो क्या आएगा 2 और 5, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ठीक है ना। ये किसका बना हुआ है, S का, ये किसका बना हुआ है, S और P का, ठीक है ना। S में कितने आएंगे 2, S में कितने आएंगे 2, बाकी कितने बच गए 3, वो किस में जाएंगे, इसमें। तो इसका ये कौन सा शेल है, फर्स्ट 1s2, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा शेल स्टार्ट होता है, S में कितने आते हैं मैक्सिमम 2, 2s2। अब दूसरा ही चल रहा है 2p3, ये किसका है फिलहाल, नाइट्रोजन का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, ठीक है ना। वो क्या आएगा K और L, ये कौन सा शेल है फर्स्ट, ये कौन सा शेल है सेकंड शेल। तो यहां पे हमें पता है ये किसका बना हुआ S, ये किसका बना हुआ sp का। S में कितने आएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 और इसमें कितने जाएंगे 6, तो इसमें 2 है, इसमें ये S है इस तरह 2, S में कितने आएंगे 2 और P में कितने आएंगे, ये 2, 4 और 4, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आएगा 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p4, 6, 2, 8, ठीक है ना कि नहीं। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, ठीक है ना। अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, 7th ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है कि नहीं है। तो इसको हम अगर हम देखेंगे 7th ऑफ पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 9 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना बेटा। तो अब हम देखेंगे इसका जो आएगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है। तो ये क्या आएगा K और L कितने जाएंगे इसमें 2 और 7 इसमें जाएंगे, ठीक है ना। ये किसका बना हुआ है S का, ये किसका बना हुआ है S और P का। ये कौन सा शेल है फर्स्ट, ये कौन सा शेल है सेकंड शेल। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 और 5, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या आएगा, अब ये कौन सा शेल है फर्स्ट 1s2, फिर क्या आएगा नेक्स्ट दूसरा शेल 2s2, फिर क्या आएगा 2p5, तो ये आएगा 4 और 5 9, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद कौन आ रहा है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 10, तो इसमें भी क्या है K और L, तो इसमें कितने आएंगे 2 और 8 बराबर, K भी फील्ड है L भी फील्ड है। तो ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है S, ये किसका बना हुआ है sp का। इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 2, P में 6 मैक्सिमम, ये पूरा आ रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, इसमें सारे फील्ड है, तो ये इनर्ट है, ठीक है कि नहीं है। तो ये सबसे स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका इनर मोस्ट शेल भी कंप्लीट है। इसको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पे तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना। मगर अब यहां पे और भी कुछ मैंने आपको अभी कहा, ये कि जो P होता है, P की 3 डायरेक्शंस होती है, 3 ऑर्बिटल्स px, py, pz, ठीक है ना। अगर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसमें जाते हैं, ये इसमें 2 जाते हैं और 2 इसमें जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, टोटल आ गई। ये भी आगे चलकर देखेंगे, ठीक है ना। px, py, pz क्या है, डायरेक्शंस होती है। px अलोंग x एक्सिस होता है, py अलोंग y एक्सिस, pz अलोंग z एक्सिस, ठीक है ना। ये बात की बात है फिलहाल, ठीक है ना बेटा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, यहां तक तो ठीक है ना। अब यहां पे जो मैंने अभी, अब कन्फाइन है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s1। सो इट इज डेफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डेफिशिएंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट इज डुप्लेट। अब हमारे पास कार्बन जो था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है ना। उसमें हमने क्या लिखा 1s2, 2s2, 2p2, यही हमने किया ना। देखो यहां पे हम थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यही थोड़ा बहुत बताना था आपको। अब यहां पे ये जो है, इसको हम कहते हैं बेटा इनर मोस्ट शेल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेटा कहते हैं इनर मोस्ट शेल। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं इनर मोस्ट शेल। और ये जो बाहर वाला है ना, इसको हम बेटा कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इसको कहते हैं, या ऑप्टिकल शेल भी कहते हैं, बात की बात है। अब मुझे आप बताइए, अगर ये 2s है, अगर हमारे पास 2p है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 ऑर्बिटलों में, वो क्या आएगा 2px, वो क्या आएगा 2py,
वो क्या आएगा 2pz, ठीक है ना। अगर आपके पास बेटा 3p होगा, अगर आप 3p को डिवाइड करना चाहोगे वो क्या आएगा 3px 3py 3pz, ठीक है कि नहीं है। मगर p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, ठीक है ना। दो दो हर किसी में आएंगे, इसमें 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 दो, इसमें दो, इसमें दो। अगर आपका 4p होगा, अगर उसको डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा 4px 4py और 4pz। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो ये इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल वो होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है कि बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। जब जंग होती है तो बॉर्डर्स पे जो सिपाही होते हैं वही लड़ते हैं, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जो इंटरनल होते हैं रियासत में वो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये हमेशा तैयार होते हैं किसके लिए, कोई खतरा ना हो, ठीक है ना। इसी तरह यहां पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना बेटा, यहां तक तो ठीक है ना। अब देखो जो मैंने आपको अभी कहा, ये जो कार्बन का आपका आ गया 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। ये मैं इस तरह भी आपको दिखा सकता हूं, s में कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये जो है इसमें कितने हैं, ये क्या है 2s वाला, ये क्या है 2p हुआ है डिवाइड 3 में, 1 2 3, यानी 2px 2py 2pz, ठीक है ना बेटा, यहां तक तो ठीक है ना। देखो अगर यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन दूंगा इस तरह, ठीक कर सकते हैं ना इसमें, ठीक है कि नहीं है। थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे, इसको निकालेंगे और इसमें डालेंगे, ठीक है ना। पहले इस तरह था, ये पहले इस तरह था s, ये इस तरह था 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें कितने थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एक इसमें और एक इसमें देंगे, ये खाली था, ठीक है ना। अब मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और यहां पे लिया, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चला कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक बेटा कि नहीं है ना। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आगे चलकर देखेंगे। sp3 का मतलब हुआ है 1s और 3p, ठीक है ना। ये पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो होती है इसमें sp3, ठीक है ना। तो इसका अगर हम देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या आएगा 1s2 2s1 2p1x 2p1y 2p1z, ठीक है ना बेटा। अगर इसी तरह हमें देखना है कार्बन के बाद ऑक्सीजन अगर देखना, वो क्या आएगा फिर 1s2 2s2 शाबाश 2px 2p इसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, वो आएगा 1s2 2s2 2p1x 2p1y 2p1z। तो ये क्या है टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बना सकता है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग होती है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसी तरह ऑक्सीजन आपका है 1s2 2s2 2px2 2p1y 2p1z, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि आ गया ना इसका बराबर आओ 2 4 5 6 7 8, कितने बॉन्ड बना सकता है 2 बॉन्ड। सो ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट इन नेचर, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास क्लोरीन है, वो क्या बनाएगा 1s2 2s2 2p2x 2p2y 2p1z, ठीक है ना। सो हैलोजेंस आर मोनोवैलेंट इन नेचर। ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने बना सकता है 2 बॉन्ड्स। नाइट्रोजन कितने बना सकता है 3 बॉन्ड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही। ये थोड़ा उतारिए। अब देखिए अब हमारे पास आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे दी, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिर भी काफी है। जहां पे 1s और 3p मिंगल हो जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
जहां पे एक S और दो P आपस में मिंगल हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहां पे एक S और एक P मिंगल हो जाएगा, वहां पे बनेगी sp हाइब्रिडाइजेशन। ये याद रखना, ठीक है कि नहीं है? ये भी याद रखना, जहां पे एक S और तीन P मिंगल हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शक्ल होती है टेट्राहेड्रल। जहां पे एक S और दो P आपस में मिल जाएंगे, वहां पे कौन सा होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना? जहां पे एक S और एक P आपस में मिंगल हो जाएंगे, वहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन सी शेप होती है? लीनियर। कौन सी होती है? लीनियर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्कीनों में, ये भी याद रखिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्कीनों में, और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्काइनों में। जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, वहां पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब उसमें s कैरेक्टर 25% है, p कैरेक्टर उसमें 75% है, ठीक है ना? इसमें sp में 50-50 है, 50%, 1/2 1/2 1/2 s 1/2 p। अब इसमें जो है ना, इसमें 33.3 है और 67.3 p कैरेक्टर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? अब हम आ रहे हैं, अब जो कल मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोकार्बन की जो हमने क्लासिफिकेशन बताई बेटा, जो हमने कल कहा हाइड्रोकार्बन की जो क्लासिफिकेशन मैंने कल बताई, एक को हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ओपन चेन भी या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? तो कल मैंने कहा था एक तो इसमें आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक बेटा कि नहीं है? फिलहाल तो हमें इसी कैटेगरी की ओर जाना है। एलिफैटिक एक जमाना ऐसा था, जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं यूएसए बहुत आगे है, हर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वो, तो अब ये जो इंडिया है वो भी बहुत अब प्रोग्रेस कर रहा है हर क्षेत्र में, ठीक है ना? इसी तरह हम देखेंगे जो हमारे एलिफैंट, एक जमाना था जब ग्रीक्स थे बहुत आगे थे, ठीक है ना? बहुत साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे थे। उन्होंने पहला जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जिसपे स्टडी उन्होंने की वो थी फैटी एसिड्स, मतलब फैट्स या ऑयल्स, उन पे उन्होंने फिर अपनी जबान में, अपनी भाषा में उन्होंने उसका नाम, वो फैट्स को अपनी जबान में एलिफोर्स कहते थे, ठीक है ना? तो उन्होंने इस कैटेगरी का नाम ही रखा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि अब इसमें मैंने कल कहा, अब एलिफैटिक जो है वो दो में डिवाइड हुआ है। कल मैंने कहा ओपन चेन, ओपन, और दूसरा क्या है? क्लोज्ड। शॉर्ट में मैं कहूंगा क्लोज्ड या साइक्लिक, या इसको हम कहते हैं असाइक्लिक, असाइक्लिक शॉर्ट में। अगर आपको कोई कहेगा ये ओपन चेन का मतलब क्या है, इसमें आप कहना, इसमें जो कार्बन है ना, या तो वो बनाएगा स्ट्रेट चेन, क्या बना हाइड्रोजन के साथ, या तो वो बनाएगा ब्रांचेस, क्या बनाएगा? या तो क्या वो बनाएगा? ब्रांचेस बनाएगा, ठीक है ना? मगर वो रिंग नहीं बनाएगा, वो इस तरह रिंग्स नहीं बनाएगा, ठीक है कि नहीं? इस तरह वो रिंग्स नहीं बनाएगा, इस तरह वो रिंग्स नहीं बनाएगा, इस तरह वो रिंग्स नहीं बनाएगा, हेक्सागन, ठीक है ना? ये नहीं बनाएगा। इसमें या तो कार्बन और हाइड्रोजन या तो क्या बनाएंगे इस तरह, अगर आपने देखा है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना? ये ओपन चेन है, ठीक? या इस तरह बना सकता है CH3 CH, ये हम देखेंगे क्या है ये CH2 CH3 CH3, ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये ब्रांचेड है। या इस तरह CH3 इस तरह CH3 CH2 CH2 CH3 ठीक है ना? इस तरह, या इसी तरह यहां पे CH3 ये हो गए ब्रांचेस, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें, इस कैटेगरी में या तो कार्बन और हाइड्रोजन बनाता है स्ट्रेट चेन्स, या बनाता है ब्रांचेड चेन्स, मगर कोई रिंग फॉर्मेशन इनमें नहीं होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा एसाइक्लिक, ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अब इसमें, अब
अब इसमें ये दो में डिवाइड हुआ है। ये जो ओपन चेन है, ये जो ओपन चेन है, ओपन सिस्टम जो है, ये किस में डिवाइड हुआ है? दो में। एक को कहते हैं बेटा सैचुरेटेड और दूसरे को बेटा कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या? हाइड्रोकार्बन्स। एक को कहते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, या ओपन चेन सिस्टम या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये दो में डिवाइड हुए, सैचुरेटेड और दूसरा क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब यह है, जिस तरह मुझे भूख लग गई, मैंने खाना खाया। जब मैंने खाना खाया तो मेरा पेट भर गया पूरी तरह, तो मेरे पेट में किसकी सैचुरेशन हो गई? फूड की सैचुरेशन। ठीक है ना? ठीक है बेटा कि नहीं है? इसी तरह अगर हम पानी में चीनी डालते हैं, एक टाइम आ जाता है उसमें अब चीनी डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि जितने शुगर पार्टिकलों को डिजोल्व होना था, जितने उनको बॉन्ड बनाए थे, उतने उन्होंने बनाए। अब उसमें किसकी? बॉन्ड की सैचुरेशन हो गई। अब फिर उसके बाद कोई शुगर या नमक डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है ना? अब यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किनको कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किनको कहेंगे, तो कहना कि दीज आर दोज कंपाउंड्स, या इस तरह हम लिखेंगे द कंपाउंड्स, शॉर्ट में कंपाउंड्स which contain only single covalent bonds between carbon atoms, जिसमें सिर्फ क्या बनेंगे? जिसमें सिर्फ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है कि नहीं है? उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिसमें सिर्फ क्या होंगे बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, उनको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो इसमें क्या आपको मतलब इसके साथ हाइड्रोजन भी है। ठीक है ना? CH2 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 CH3, पहले CH3 एंड में CH3। अल्केनों में क्या होता है? बीच में क्या होते हैं? CH2 CH2 CH2। ठीक है ना? इसमें कौन से बॉन्ड्स बनते हैं? इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि ना? इस कैटेगरी में बेटा आते हैं अल्केन्स। कौन आते हैं? अब हम ये पढ़ेंगे। इसमें कौन आते हैं? अल्केन्स आते हैं। आपसे कोई कहेगा ओपन चेन और एसाइक्लिक का मतलब क्या है? कहना कि ओपन चेन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको कहा कि जहां पे दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहां पे एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? या तो ओपन चेन सिस्टम में स्ट्रेट चेन्स बनती है या ब्रांचेड चेन्स बनती है, और इसमें कोई साइक्लाइजेशन नहीं होती है, कोई रिंग नहीं बनाते। ठीक है ना? अब इनमें पहला क्या आता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या पाए जाते हैं? सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, और कुछ नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं। सिर्फ अगर 1000 कार्बन एटम भी होंगे उनके दरमियान क्या होंगे? सिंगल 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 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है कि नहीं है? और इस कैटेगरी में क्या आते हैं? इस कैटेगरी में बेटा आते हैं अल्केन्स। क्या आते हैं? अल्केन्स आते हैं। अब देखेंगे आज अल्केन्स। ठीक, अब क्या आ रहे हैं? अब आ रहे हैं बेटा अल्केन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, क्या आते हैं? अल्केन्स आते हैं। अब ये जो अल्केन्स है पहले समझेंगे, ये बना हुआ है दो वर्डों का। एक को कहते हैं अल्क और दूसरे को कहते हैं एन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। ठीक, अल्क का मतलब ये लातूनी वर्ड है, ये लेटिन वर्ड है, रोमन वर्ड है ये अल्क। अल्क का मतलब हो गया बेटा अपनी भाषा में अल्क वो कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, कितने कार्बन एटम चेन में होंगे? 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है। ठीक है ना? उसको बेटा कहते हैं ए, प्रीफिक्स है ना। अब ये जो सिफिक्स है एंड में, इसको कहते हैं एन का मतलब हो गया सैचुरेटेड। एन का मतलब क्या हो गया बेटा? सैचुरेटेड और प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
presence of only single covalent bond between adjacent carbon atoms। ठीक बेटा कि नहीं? तो अल्क का मतलब हो गया बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, सिफिक्स एन का मतलब है सैचुरेटेड और प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक बेटा, ठीक है ना? अब इनकी जो जनरल फार्मूला है अल्केनों की वो है CnH2n+2 या RH, वो मैं बताऊंगा। where n is the number of carbon atoms in a chain, where n is the number of carbon atoms in a chain। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? तो अल्केन, ये जो लातूनी वर्ड है, अल्क का मतलब हो गया, प्रीफिक्स अल्क का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, कितने हैं। एन का मतलब हो गया सैचुरेटेड या प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में शेयरिंग होती है, वहां पे क्या कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अगर हम n लेंगे 1, मतलब इसका मतलब है n का, तो यहां पे क्या आएगा फिर C1, यहां पे आएगा C1। अगर n 2 लेंगे तो वो क्या बनेगा? C2। अगर n 3 लेंगे तो वो क्या आएगा? C3। अगर n 4 लेंगे वो क्या आएगा? C4। अगर n 5 आएगा वो क्या आएगा? C5। अगर n 6 आएगा तो वो क्या आएगा? C6। n अगर 7 आएगा वो क्या आएगा? C7। अगर n 8 आएगा, अगर n 8 आएगा तो वो क्या आएगा? C8। अगर n 9 आएगा वो क्या आएगा? C9। अगर n 10 आएगा वो क्या आएगा? C10। ठीक, ठीक है कि नहीं? फिर C11, 12, 13। अगर जिसमें एक कार्बन होता है उसको हम बेटा कहते हैं मिथ, लेकिन नाम ये भी है। अगर 2 कार्बन होंगे किसी चेन में उसको कहते हैं इथ, जिसमें 3 कार्बन होंगे उसको बेटा कहते हैं प्रो, जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसको कहते हैं ब्यूट, जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको कहते हैं पेंट। ये जो 4 वर्ड्स है ना, मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूट, ये लेटिन वर्ड्स है। ठीक है ना? मगर जो ये 5 से पेंटागन हमने सुना है, 6 का मतलब हो गया बेटा हेक्स, 7 का मतलब हो गया हेप्ट, 8 का मतलब हो गया ऑक्ट, 9 का मतलब हो गया नॉन, 10 का मतलब हो गया डेक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? डेक। 11 का मतलब हो गया, आप ये उतारिए, मैंने आपसे कहा कि 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रो, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। ये सारे लेटिन वर्ड्स है। ठीक है ना? नेम है। फिर 5 पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? उतारिए इसका, आप स्क्रीनशॉट उतारिए और ये देखिए। अब ये जो है इसमें अगर हम देखेंगे, अब C11 अगर होगा उसको बेटा कहते हैं उनडेक, जिसमें 12 होंगे उसको कहते हैं डूडेक, जिसमें 13 होंगे उसको कहते हैं ट्राइडेक, जिसमें 14 होते हैं उसको कहते हैं टेट्राडेक, जिसमें 15 होते हैं उसको कहते हैं पेंटाडेक, जिसमें 16 होते हैं उसको कहते हैं हेक्साडेक, जिसमें 17 होंगे उसको कहेंगे हेप्टाडेक, जिसमें 18 होंगे उसको कहेंगे ऑक्टाडेक, जिसमें 19 होंगे उसको कहेंगे नोनाडेक, जिसमें 20 होंगे उसको कहेंगे इकोस। फिर उसके बाद 21 हेनेकोस, डोकोसेन, ट्राइकोसेन, टेट्राकोसेन, पेंटाकोसेन, हमें इतना नहीं जाना है। ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक तो ठीक है ना? ये तो ठीक है ना? यहां तक तो ठीक है ना? ये आपने उतारा ना? ठीक, ठीक है ना? जिसमें 1 कार्बन होगा तो मिथ, जिसमें 2 कार्बन होंगे तो इथ,
जिसमें 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, जिसमें 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, जिसमें 5 कार्बन होंगे तो पेंट, जिसमें 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, जिसमें 7 कार्बन होंगे इसी तरह हेप्ट, जिसमें 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, जिसमें 9 कार्बन होंगे तो नॉन, जिसमें 10 कार्बन होंगे तो डेक, जिसमें 11 कार्बन होंगे उन डेक, जिसमें 12 होंगे तो डू डेक, जिसमें 13 ट्राई, इसी तरह टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, इकोस, हेनिकोस, डोकोसेन, ट्राइकोसेन, टेट्राकोसेन, पेंटाकोसेन, सो ऑन। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? अब हमारे सामने बेटा आ रही है फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक, n का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने कहा n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, कार्बन एटम्स इन अ चेन। ठीक, अगर n का वैल्यू हम लेंगे 1 तो वो क्या आएगा बेटा? C1H2 × 1+2, मतलब n की जगह पे मैंने 1 दिया तो वो क्या आएगा? CH2+2, वो क्या आएगा? CH4। ठीक है, ये इसमें इसका C1 को हम क्या कहेंगे? मीथ। ये किस फैमिली से ताल्लुक रखता है? एन फैमिली से, तो नाम क्या आएगा? मीथेन। ठीक है ना? अगर हम इसके बाद N2 देंगे तो वो क्या आएगा? C2 2 × 2+2, वो क्या आएगा? C2H4+2, वो क्या आएगा? C2H6। तो इसको बेटा दो कार्बनों को क्या कहेंगे? इथ। ये किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? अल्कीन फैमिली से, तो सिफिक्स क्या लगाएंगे? एन, इथेन। अगर N3 लेंगे तो ये क्या आएगा? C3H2 × 3+2, ये क्या आएगा? C3H8। इसको क्या कहेंगे? प्रोपेन। क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने पहले लिया CH4, दूसरा था C2H6, तीसरा था C3H8, इसका मतलब इसमें क्या बढ़ रहा है? इसमें एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन। इसमें देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो इनमें डिफरेंस कितनी है? CH2 की डिफरेंस। ठीक है ना? तो बढ़ाइए, इसको कहेंगे मीथेन, दूसरे को कहेंगे इथेन, तीसरे को कहेंगे प्रोपेन, चौथे को कहेंगे फिर C4, एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन, ब्यूटेन। फिर उसके बाद क्या आएगा? C5H12 पेंटेन। फिर उसके बाद C6, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, वो क्या आएगा? हेक्सेन। फिर क्या आएगा? C7H16, वो क्या आएगा? हेप्टेन। फिर उसके बाद C8H18, वो क्या आएगा? ऑक्टेन। फिर C9H20, वो क्या आएगा? नोनेन। फिर इसी तरह अगर हम देखेंगे C10H22, वो क्या आएगा? डेकेन। C11H24, वो क्या आएगा? उनडेकेन। फिर C12H26, वो क्या आएगा? डूडेकेन। फिर C13H28, वो क्या आएगा? ट्राइडेकेन। फिर C14H30, वो क्या आएगा? टेट्राडेकेन, एंड सो ऑन। ये आप खुद बना सकते हो। ठीक है ना? एक कार्बन बढ़ाना है और ये 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। बस आज इतना ही। अब इसके बाद हम जाएंगे किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ आया होगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक्स।